संविधान को खत्म कर देगी बीजेपी, ये आरोप लगते रहे। अब ये कह रहे हैं कि आरएसएस की क्योंकि संविधान में कोई भावना ही नहीं है, संविधान में कोई विश्वास नहीं है, बैकडोर से ये आरएसएस की एंट्री करवा के अपने एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। सबसे पहली बात पूर्णिमा जी, देखिए योगी सरकार ने अभी जो कांवड़ियों के लिए फैसला लिया है तो इसमें कोई बाध्यता तो है ही नहीं, और इसमें ये भी ठीक है, इसमें बाध्यता नहीं है। यहाँ पे भी तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहां पे भी बाध्यता नहीं है। हिंदू मुसलमान सबको कहा गया कि बोर्ड पे आप अपना नाम लिखिए, लेकिन यहाँ पे भी तो सरकारी कर्मचारी के लिए बाध्यता तो है ही नहीं कि आप जाइए या ना जाइए, आपकी इच्छा पे ऊपर है। यहाँ पे किसी भी तरह का कंपल्सन तो नहीं है कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में जाएंगे। जब कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की नौकरी में जाता है तो एक मैनुअल होता है उनका, उस मैनुअल के पॉइंट्स पता है आपको क्या क्या रहते हैं? देखिए पता है आपको उसके पॉइंट्स क्या क्या रहते हैं? आप कह रहे हैं, आप ये कह दीजिए या तो कि अब वो मैनुअल भी बदल दिया जाएगा। क्या मुझे लगता है सबसे पहली बात है पूर्णिमा जी, आप ही क्लियर कर दिए, क्या मैनुअल चेंज हो गए हैं? क्या उसमें बाध्यता इस तरह की रखी गई है? क्या सरकारी कर्मचारी जाएंगे ही जाएंगे? नहीं, अभी तक के मैनुअल में ये था कि नहीं जाएंगे। मैं वही कह रही हूँ कि या तो फिर मैनुअल बदल जाएगा। यही बात है, अभी जो चीजें नहीं हुई है उसके ऊपर तो चर्चा हमें करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, एक ही बात फिर से आती है दोबारा, सरकारी कर्मचारी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। और बार बार देखिए, आदिल हसन जैसे लोग यहाँ पे प्रवचन ज्ञान दे रहे हैं जातीयता के ऊपर। अभी इन्होंने क्या कहते हैं, सपा के प्रवक्ता ने ज्ञान दे दिया, अरे जिसकी राजनीति जाति के ऊपर है भाई, वो जाति के ऊपर, जातीयता के ऊपर कैसे किसी तरह का प्रवचन दे सकती है? और पूरा देश जानता है, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसकी एक ही सिर्फ है कि वो मुसलमानों के लिए राजनीति करती है, उसके अलावा उसकी कोई राजनीति का अस्तित्व ही नहीं है। वो यहाँ पे प्रेम की बात करे, भाईचारा की बात करे, सौहार्द की बात करे तो अटपटा सा लगता है। हमने सबने देखा ना कि पूरी दुनिया ने जान लिया कि किस तरह का प्रेम हमास के लिए, चाहे फिलिस्तीनियों के लिए प्रेम दिखा असदुद्दीन ओवैसी का। और यहां पे आप देखिए कि राहुल गांधी का ही देखिए, राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना किससे की थी? मिस्र के एक ब्रदरहुड आतंकी संगठन से। आप बताइए, पूरा देश जानता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस राष्ट्र निर्माण की बात करता है। आप कोई भी पार्क में चले जाइए, गली मोहल्ले में, हर जगह आप चले जाइए, वहां पे एक आरएसएस का एक भगवा झंडा मिलेगा। वहां पे जितने भी युवक वहां पे आरएसएस की चर्चा करते हुए नजर आएंगे, राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, सिर्फ समाज निर्माण की बात करेंगे। कभी भी देश को तोड़ने की बात आरएसएस ने नहीं की है। लेकिन ये तमाम सियासी दल जो है, जिनको खटक रहा है कि सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पक्ष में न चला जाए, इस तरह की पैदा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसा कि मैंने बार बार मैं कहा, यहाँ पे कोई भी किसी तरह की बाध्यता नहीं है। हाँ, लेकिन बात आती है राष्ट्र निर्माण की, तो वो सरकारी कर्मचारी भी इसी देश के, इसी राष्ट्र के। आपको जितना प्रेम दिखाना है फिलिस्तीन के लिए दिखाइए, हमास के लिए दिखाइए, क्या कहते हैं, लश्कर तैयबा के लिए जितना दिखाना है इनको दिखाइए, जैसे मोहब्बत के लिए दिखाइए। लेकिन हमारा प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए रहेगा, देश के लिए रहेगा, भारत के लिए रहेगा। ठीक है, बहुत सारे आरोप आपने लगा दिया। हसन साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा। यादव जी, प्रमोद स्वामी जी, फिर आ रही हूं मैं आपके पास। आदिल हसन साहब, जो जिसको राजनीतिक विश्लेषक बैठाया आपने, उससे पूछिए कि महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, भारत सरकार ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने फिलिस्तीन को एड भेजा है। और हमास कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है, वहां की सरकार में। बोलिए मोदी जी को कि हमास को प्रतिबंध कर दे, इनको जानकारी नहीं है। कोई जाकर अरे बोलने दो ना, अरे यार बोलने दो, आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन है ही नहीं, बोलने दो। मैडम किसको ले बोलने नहीं दे रहा है? बोलिए आदिल साहब, बोलिए आदिल साहब, पूछिए इस नौजवान से पूछिए कि अजहर मसूद को कंधार में मोदी सरकार और भाजपा सरकार ने छोड़ा था जाकर। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अडवाणी थे गृह मंत्री, अजहर मसूद को कंधार में छोड़ा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाया था, महबूबा मुफ्ती के साथ मोदी सरकार बनाया। छुपा नहीं है, समझे मैडम? आप लोग तमाम जो है, आपके जो सियासतदान है, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की ही बात करते हैं। यदि आप राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। आदिल हसन, असदुद्दीन ओवैसी से जाके कहिए, यदि राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे ना, आप ये बताइए कि उसको मैं बार बार इस बात को मैं मुखालफत करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी, आप शपथ लेने के लिए जाते हैं, जय फिलिस्तीन के जगह आप भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगाते हैं?
आपको परहेज क्यों है? मैडम इस बिना ब्रेक की गाड़ी को चुप कराइए। बोलिए आदिल साहब, बोलिए बिना ब्रेक की बोलिए गाड़ी, आदिल साहब। इस बिना आदिल साहब इधर उधर जाने की बजाय सीधे बात करते हैं ना मुद्दे पर। सर बोलिए। मैम सीधा बोल रहा हूँ, मैम सीधा बोला, बिना ब्रेक की गाड़ी को बोलिए कि जय फलस्तीन बोला उन्होंने तो संवैधानिक अधिकार के तहत बोला, पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट किया और देश ने एक्सेप्ट किया। ऐसा भारत माता की जय बोलने में दही जम गया था। भारत माता की जय बोलने में दही जम जाता है। जिस देश में तुम रहते हो, लेकिन बात ये है, छोड़िए ना, ओवैसी पर बहस अकेले नहीं है, ओवैसी पर अलग बहस नहीं है, ओवैसी साहब पर अलग से बहस नहीं है ना सर। लेकिन ओवैसी साहब का प्रेम, एक सेकंड सर, एक मिनट, आप दोनों चुप हो जाइए, आप दोनों प्लीज चुप हो जाइए। आदिल साहब आप भी रुकिएगा। लेकिन ओवैसी साहब का भी तो प्रेम बहुत ही ओकेजनली जाहिर होता है ना, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, ये उनको बड़ा ओकेजनली नजर आता है। दिक्कत ये है, व्हाट सूट्स मी, मैं उस वक्त वैसी बात करूंगा। दिक्कत ये है क्योंकि उनकी यही पॉलिटिक्स है। अच्छा थोड़ा सा समय दीजिएगा हसन साहब, थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज मुझे, थोड़ा सा सर समय दीजिए मुझे प्लीज। हाँ नहीं, थोड़ा समय दीजिए सर मुझे। प्रमोद स्वामी जी और साथ ही आकाश यादव जी आपके पास आती हूँ। यादव साहब जल्दी से पहले आप अपना काउंटर रखिएगा, फिर प्रमोद जी आपके पास आती हूँ। यादव जी देखिए पूर्णिमा जी, आपने कहा मैडम सब आरएसएस बीजेपी को बुलवा रही है, बोलने नहीं दे रही। नहीं सर, कांग्रेस को भी बुलवा रही हूँ, सपा को भी बुलवा रही हूँ। सुनिए तो सही आप कान खोलकर, आपको तब सुनाई पड़ेगा। मैडम आप बोलने नहीं दे रही है ना, बोलिए बोलिए मैडम आप बोलने नहीं दे रही है ना। यादव साहब बोलिए। सर आपकी चाय बहुत अच्छी बनी है ना, तो मैं सोचू आप उसको एंजॉय करें एक्चुअली, इसलिए थैंक यू। बोलिएगा, बोलिए यादव। 1966 के रिजोल्यूशन को 58 साल के बाद इन्होंने एक नया रिजोल्यूशन गवर्नमेंट लेटर इन्होंने निकाला है 9 जुलाई। उसके अंदर इन्होंने सिर्फ आरएसएस के एक्टिविटीज में भाग लेने की बात की है। 1966 का जो रिजोल्यूशन है उसमें आरएसएस और जमात इस्लामी दोनों पे प्रतिबंध लगाया गया था। अगर ये बोलते कि हम यहाँ के मुस्लिम संगठनों के अंदर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये करने देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये रहेगा, क्योंकि देश का संविधान ये सोशलिस्ट है, सेकुलर है और रिपब्लिक है। अकॉर्डिंग टू वो आप सांप्रदायिक अगर कोई ये निकलते आते तो उसके ऊपर सवाल उठते हैं। आप मौलिक अधिकार की बात कर रही है, मौलिक अधिकार का विषय कहा आता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपने ही कहा है, जो मैनुअल है आर्टिकल 309 और 3011 के तहत संविधान में प्रतिबंध बैन था ना 58 साल से, बैन था ना सर। अब अगर फैसला पलटा है तो उसको भी बदलेंगे। मैं तो जो एक्चुअल में मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही वो मैनुअल बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, फैसला सही है गलत है, मैं इन सब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि 58 साल से बैन था। मोदी सरकार सांप्रदायिकरण कर रही है, मोदी सरकार तालिबानीकरण के तरफ जा रही है। अच्छा, इससे साबित होता है ठीक है, यार उस तरफ देश को लेके जा रहा है, ये दर्शाता है। चलिए बिल्कुल अंतिम पक्ष पर हूं मैं डिबेट को खत्म करने के। प्रमोद स्वामी जी आपके पास आते हुए ये कह रहे हैं, आती हूँ आदिल साहब, आ रही हूँ आदिल साहब। प्रमोद स्वामी जी ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपको आरएसएस को अपीज करना है, आपको अपने दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर चाहिए, आपको आरएसएस की नाराजगी को दूर करना है और राजनीति से प्रेरित ये सरकार का फैसला है, क्यों? देखिए इसके पहले जो यहाँ ओबीसी साहब की पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं आदिल साहब, वो बड़ी बातें कर रहे थे। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आप संविधान की बात करते हैं और बड़ी बातें करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। आप ही की पार्टी के ओबीसी साहब के भाई साहब ने ये कहा था कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेगी। आप देश के बहुसंख्यक समाज को चैलेंज करते हैं और उसके बाद में आप अपने आप को सेकुलर बताते हैं, तो ये देश आपके दोहरे चरित्र और चाल चलन को देख रहा है और समझ भी रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 1947 में पार्टिसिपेशन के बाद में जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ और वो जब भारतवर्ष में आए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनकी जिस तरह से सेवा की, उस काम की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उनकी सराहना की थी। और उन पर गांधी जी की हत्या के बाद में संघ पर बैन लगा और बाद
में जब कोई साक्ष्य नहीं मिले संघ की लिप्तता के, तो उन संघ को जब क्लीन चिट मिल गई तो वो बैन उठा लिया गया। तो आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। और आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार इतने दिन थी, काहे उनको भारत रत्न नहीं दिया? क्यों उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको नहीं दिया गया? तो हम पे बैन लगाया, लेकिन फिर भी हम सरदार वल्लभ पटेल का हम सम्मान करते हैं और उनकी मूर्ति भी बनाई और भारत रत्न भी बनाया, तो भारत रत्न का अवार्ड भी दिया। लेकिन आपने नहीं किया। और संविधान की हत्या करने वाली बात जो पार्टी है, आपातकाल लगा करके संविधान के तो अक्सर हत्यारे आप लोग हैं। 1975 में इमरजेंसी लगा करके संविधान की हत्या तो कांग्रेस पार्टी ने की थी। ठीक है सर, आपातकाल पर अभी नहीं जाएंगे, फिर वो बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। 30 सेकंड का जरा टाइमर रखेंगे। हसन साहब जल्दी से 30 सेकंड का समय आपके लिए सर। मैम इतना पूछ लीजिए, आरएसएस अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात करती है, आज तक कोई दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला आज तक संघ प्रमुख क्यों नहीं बना? यही मानसिकता, ये तो अपर कास्ट का एक क्लब है। बीच में नहीं प्रमोद जी, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं प्रमोद स्वामी जी, बीच में नहीं प्रमोद स्वामी जी, बीच में नहीं, प्लीज सर, प्लीज सर बोलिए हसन साहब जल्दी। आज तक मैम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिलाएं आज तक आरएसएस प्रमुख नहीं बनी। ये तो दिखलाता है ये अपर कास्ट हिंदू का एक क्लब है। ठीक है सर, जो सिर्फ अपने एक अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी को डोमिनेट क्लब बना हुआ है। इसी सिर्फ दिखावा का नाम है राष्ट्रीय। ठीक है, जल्दी से विवेक जी, पीछे विवेक जी क्लोजिंग कमेंट्स। अपर कास्ट क्लब है ये हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, 30 सेकंड का क्लोजिंग सच्चाई है। AIMIM क्यों नहीं बनाया? वो जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बना देना चाहिए, वो बहुत बेहतर रहेगा। और रही बात योग्यता और मेरिट भी होते हैं, उसके आधार पे आरएसएस का चीफ बनता है। और लास्ट में बस 10 सेकंड मैं लूंगा। देखिए, आप भी महात्मा गांधी की बात हो रही थी, तो महात्मा गांधी राम को मानते थे, महात्मा गांधी रामराज को मानते थे, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इन दोनों को मानना चाहिए। और यही काम प्रसारित करने का काम आरएसएस कर रही है, उनको समर्थन करना चाहिए। ठीक है, कटियार साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे लूंगी। पूर्णिमा जी, इस समय यह हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो आरएसएस का जो एजेंडा है वो दलित पिछड़ों के प्रति नफरत है, उनके हक मारना है। अच्छा। चित्पावन ब्राह्मण जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन लोगों का बनाया हुआ संगठन है जो दलित पिछड़ों के प्रति न सम्मान रखता है, न संविधान के प्रति सम्मान रखता है, न तिरंगे के प्रति सम्मान रखता है। ये लोग मिलके उनके अधिकारों को लूटेंगे और इस देश को गलत दिशा में ले जाएंगे, जिससे ये जनता बर्दाश्त ठीक है, रमनीश जी आपका क्लोजिंग कमेंट। पूर्णिमा जी, सारा सम्मान जमाते इस्लामी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, समाजवादी पार्टी को दिखता है। सबसे पहले उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, सपा के प्रवक्ता के लिए, जमाते इस्लामी जो है वो है एक राजनीतिक संगठन। वो धार्मिक या कोई किसी भी तरह का सांस्कृतिक संगठन नहीं है। देश के पुनरुत्थान में किसी तरह का कोई योगदान नहीं है। और दूसरी बात है कि 1971 में जो होने वाली स्वतंत्रता युद्ध है, उसमें पाकिस्तान का समर्थन करने वाली भी जमाते इस्लामी संगठन है। तो जमाते इस्लामी के नाम पे अभी ये कह रहे थे, जमाते इस्लामी और आरएसएस एक ही तरह के एक सूत्र में चलता है। इस तरह की भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश